सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सब लोगों का अगस्त बैच में स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट हम लोग सीखना शुरू करें, हम लोग इकोनॉमी सीखना शुरू करें, इंडस्ट्री सीखे, कंपनी के वैल्यूएशंस निकाले, बाइंग लेवल निकाले, टारगेट निकाले। हमारे पास आज कितने पैसे हैं, कल कितने पैसे बनने वाले हैं वो जाने, या मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं कितने निवेश करूं वो जाने। इन सब चीजों से पहले हमें कुछ बेसिक फॉर्मूला अगर पता होते हैं तो हमारे ये सब काम आसान हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमने फर्स्ट वीक ऑफ लर्निंग, ये हमारा पहला वीक था लर्निंग का, हमने सोचा चलो कुछ बेसिक फॉर्मूला को हम लोग काम पे लगाए। क्योंकि अगर ये सब बेसिक फॉर्मूला हमें आती है तो फ्यूचर में जब हम डेप्थ डाइव करेंगे, कंपनियों की डेप्थ डाइव करेंगे, कल ही रिलायंस ने अपने एजीएम किया, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस रखे, तो हम भी अनुमान लगा सके कि रिलायंस कैसा करेगा, राइट। अभी 2 दिन पहले एलटीटीएस ने एक ऐलान किया बीएमडब्ल्यू के साथ उनके टाई अप का कि भाई इतने करोड़ रुपए का उनको फायदा होगा, तो हम भी गिन सके कि ये वैल्यू ऐड होने से उनको कितना फायदा होगा, राइट। इन सब कारणों के लिए हमें बेसिक कुछ फॉर्मूला जानने होते हैं। अभी हो सकता है आप लोगों को लगे अरे बाप रे, ये तो कहां सब इतना मैथमेटिक्स आ गया, ये सब रट्टा मारना पड़ेगा, राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय तक आपको लग सकता है शायद कि ये याद करना पड़ेगा। आने वाले 4 महीनों में इनमें से ज्यादातर चीजें इतनी सारी बार इस्तेमाल होगी कि आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। तो कोई याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजों का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। जब भी फ्यूचर में आपको इसके रिलेटेड कंफ्यूजन हो, आप वापस से यही असाइनमेंट में आके वही वीडियो को देख के अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो, राइट। क्योंकि कई चीजें जरूरी नहीं है कि आपको रियल लाइफ में हर महीना काम लगने वाली है। कुछ चीजें लगेगी पर कुछ चीजें हो सकती है एक आध साल में एक बार देखनी पड़े, तो वो टाइम पे आप वापस आके देख सकते हो, राइट। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब मैंने आप लोगों के असाइनमेंट देखे, विनायक दाहोरे जी, नीलेश बल्दा, जितेश टंडेल, रेशमा मैडम, अमर लोखंडे, जयप्रकाश यादव, दक्षय शाह, आप सबने अपना असाइनमेंट किया है और यहाँ पे आप लोगों के असाइनमेंट मेरे सामने है। देखो, ये असाइनमेंट का एक सिंगल पर्पस था, कम से कम मैं यूज टू हो जाऊं एक्सेल से, स्प्रेडशीट से, कम जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसको हम लोग जान लें, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने काफी बढ़िया ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ है। मेरे ख्याल से आज के मीटिंग में विनायक जी ने ऑलरेडी कहा था कि ही इज नॉट गोइंग टू एबल टुडेज मीटिंग, उन्होंने होमवर्क सब अपडेट कर दिया था। तो देखिए, होमवर्क तो हमारे सामने विनायक जी का, एंड ही हैज डन ऑल थिंग्स इन अ वेरी वेल प्लान्ड वे। सारी चीजें कगार हो, एसआईपीओ, रेट, पीरियड, परपेचुटी, एन्युइटी, पीएमटी, प्रेजेंट वैल्यू सब बराबर है, अच्छा काम किया है, राइट। हम वापस बाद में आएंगे इस डेटा पे। तब तक यहाँ पे आज की मीटिंग में मेरे ख्याल से मिस्टर नीलेश या नीलेश बल्दा, नीलेश भाई प्रेजेंट है। सो यस नीलेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपका डेटा ओपन करता हूँ। या नीलेश भाई आवाज सुन पा रहे हो ना? हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ। ओके नीलेश भाई, ये जो डेटा पे आपने काम किया लास्ट वीक, आपने भविष्य पास्ट में कभी भी ये सब चीजें इस्तेमाल की है सर? नहीं, पहले ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। एक बुधवार को अपलोड हुआ, शुक्रवार को 3-4 घंटे मुझे ये सब कुछ समझने में लगे, क्योंकि एक्सेल सीट में जब 10th में था 20 साल पहले अच्छा यूज किया था, राइट। तो ये मेरे लिए नया था। लेकिन आपने जैसे क्लासेस लिए थे उसमें से सब यूज टू हो गया, बाद में धीरे धीरे कवर हो गया सब कुछ। बराबर है। देखो, अभी ये एक नया सब्जेक्ट हुआ हमारे लिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना आपको लगेगा यार ये तो मेरी रियल लाइफ, जैसे इसमें से बहुत सी चीजें रियल लाइफ में हम निकलते हैं इसमें से, पर हम गिनती नहीं करते, बराबर ना। जैसे आपने हो सकता है कि कोई जगह इन्वेस्ट किया हो पर आपको पता नहीं है कितने रिटर्न मिले, एक्चुअल कितना मिलना चाहिए, राइट। अगर हमें ये सब चीज पता हो तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बराबर कि नहीं नीलेश भाई? राइट, ये सीएजीआर ये सब कुछ मैं ईएलएसएस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ यूजुअली, तो मैं सीएजीआर और एक्सेल सब कुछ देखता हूँ, लेकिन पता नहीं होता था, मिलता है रिटर्न ऐसा समझता था।
राइट ये असाइनमेंट किया, उनके बाद समझ में आने लगा अब सब कुछ, बराबर, और ये वर्थ है। राइट। तो मैं ये बेसिक चीज पे आता हूं, जैसे आपने प्रेजेंट वैल्यू पे यहाँ पे काम किया है, मुझे आप ये पहला पूरा जो एग्जाम्पल है वो समझा सकते हो? सॉरी, ये शायद मेरा नहीं है, मेरा थोड़ा आगे आएगा। ये स्क्रॉल आप करोगे? अच्छा, पर ये आपके नाम में ही है, नीलेश बलदा? नहीं, लेकिन ये मेरा असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि अच्छा, मैंने कॉपी करके सब कुछ लिया था। इनके बाजू में आप ये ही एक्सेल सीट में आप आगे हाँ, बस अच्छा, ऐसे आगे, बराबर बराबर, ये मेरा है। ओके। तो ये क्या किया है आपने, जैसे ABLS और ये कुछ फिगर आई आपकी हाँ, 2670? ये जो मैं जिसमें मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, सपोज का पहला वाला है आदित्य बिरला ग्रुप का, राइट, दूसरा है फ्रैंकलिन में, तीसरा मैंने प्रॉफिट फ्रॉम ही बना दिया था, ओके, बराबर, चौथा मोतीलाल ओसवाल का, और ओके, एक्सिस ALSS। ये ओके, डिफरेंट फॉर्म में मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से परसेंटेज लिखे, टाइम ऑफ ओके, इन्वेस्टमेंट, देन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, अभी मुझे कितनी इन्वेस्ट करनी है। अच्छा। तो मतलब आपने ये गिन लिया कि अगर आपको मान लीजिए आदित्य बिरला में 9.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, राइट, 15 साल लगेंगे इस चीज को, आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया, बराबर, तो आज कितना डालना पड़ेगा, यही है? एग्जैक्टली। ओके, तो आपके डेटा के हिसाब से 26,70,000 आप अगर आज इन्वेस्ट करते हो, तो ये 15 ईयर में अगर 9% के इंटरेस्ट से बढ़ते हैं तो ये 1 करोड़ बनेगा, बराबर है सर? बराबर। और यही चीज अगर 12% से बढ़ती है, 12% से, और यहाँ पे आप, हाँ कहिए। रकम मैंने अलग अलग डाली है, बराबर है, था कि मैं एक बार यही रकम यहाँ पे डाल के देखता हूँ। ओके, मान लो मुझे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिले, और 9 नहीं बल्कि 15 साल है मेरे पास, जस्ट अ मिनट, तो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है? देखो चेंज हुआ यहाँ पे? हाँ जी। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। देखो क्यों नहीं हुआ पता है? ये एकदम नॉर्मल सी गलती है, इसको गलती भी नहीं कहेंगे, आपका काम सही है, लेकिन क्या होना चाहिए पता है? मैं कहीं पे फिगर चेंज करूं तो ये फिगर चेंज हो जानी चाहिए। वो कब होगा पता है? जब, देखो मैंने ये फॉर्मूला में गया, यहां पे कभी भी फिगर लिखने की नहीं नीलेश भाई, हमेशा सेल सिलेक्ट करने का, राइट? जैसे मैं ये 12% डिलीट कर देता हूं, राइट, और मैंने अप एरो किया और मैं 12% पे ले गया, डन सर? एग्जैक्टली वो मैंने ये शुरुआत के 2 असाइनमेंट मैंने फिगर लिख के किए, लेकिन पीछे के असाइनमेंट मैंने सेल सिलेक्ट करके आपने सिखाया। बहुत बढ़िया, राइट। देखो आप कोई भी प्रकार से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, लेकिन अगर सेल सिलेक्ट करोगे तो क्या है, कभी भी कुछ चेंजेस करोगे तो अपने आप ऑटोमेशन हो जाएगा, राइट, राइट। तो यहाँ पे मैंने चलो चेंज किया, अब क्या होता है, देखो कितना मेरे को डेप्थ मिला, कि अगर मेरे पैसे 9% से बढ़ेंगे तो मुझे आज 27 लाख रुपए चाहिए अंदाजे से, पर अगर मैं स्मार्ट बनता हूं, मैं अपने रिटर्न को 9 के बदले 12% से बढ़ा पाता हूं, राइट, तो मुझे खाली 18 लाख चाहिए। तो कितने कम चाहिए 1 करोड़ बनाने में, ये 2 फिगर में? अप्रोक्सीमेटली 8 लाख। या तो मतलब 8 लाख कम होंगे तो भी मैं करोड़ पे पहुंचूंगा। मुझे करना क्या पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, राइट सर? राइट, क्लियर एकदम? ओके, तो यहाँ पे और एक चीज अपन करते हैं, मान लीजिए आपका ये 9% का रिटर्न है यहाँ पे, राइट, 1 करोड़ रुपया चाहिए सेम 15 साल में, पर मेरे पास आज लमसम रुपया है ही नहीं, मेरे पास आज डालने के लिए कोई रुपया नहीं। हाँ, मैं मंथली हर महीना थोड़ा थोड़ा रुपया डाल सकता हूं, तो मैं क्या चेंजेस करूंगा यहाँ पे बता सकते हो आप? क्या करूं फॉर्मूला में? फॉर्मूला में फ्यूचर पहले तो इज इक्वल टू पीवी तो करना ही है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, क्या इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, डबल क्लिक किया। अब ये पहला मुझे पूछ रहा है रेट, तो रेट किधर लिखा है आपने? ऊपर ही 9.20, ये वाला, बराबर, 1 मिनट यहाँ पे, पर मैं 9.2% लू, मैं कह रहा हूं मंथली रुपया डालूंगा, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लेना पड़ेगा नीलेश भाई?
CAGR, Monthly. sorry, 9.2 divided by 12. बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इस चीज में किसी को भी कोई क्वेरी है? राइट, देखो नीलेश भाई ने, देखो ये गलती नॉर्मल गलती है, ये सब लोग करते, मैं भी, ये मेरे लिए नॉर्मल नहीं था कुछ, हम लोग इसको रोज तो इस्तेमाल करते नहीं थे, पर एक छोटी गलती हमें इतना हैरान करती है, पता नहीं चलता यार क्या हो रहा है। फिर पता चलता है अरे यार मैं महीने के रुपए डालने की बात कर रहा हूँ और इंटरेस्ट तो मैंने साल का लिया हुआ है। राइट, तो देखो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, डिवाइड बाय मैंने 12 कर दिया, हो गया मंथली सर? हाँ, मंथली। कोमा, अब क्या करूं सर? नंबर ऑफ पीरियड्स में 15 into 12 माने कि मंथ्स में। बिल्कुल सही है, एकदम कंप्लीट जा रहे हो सर। 15 मल्टीप्लाई बाय 12, राइट, कोमा, फिर क्या आएगा सर? पेमेंट अमाउंट, आप हर महीने कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, माइनस करके। कितना? 5,000। क्या कोई हेल्प कर सकता है नीलेश भाई को? एनीबॉडी? यस, क्या करना चाहिए अभी नीलेश भाई को? यहाँ पे जो भी हेल्प करना चाहे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ सर। या कौन बोल रहे हो? दक्षिण भाई? हाँ सर, इधर कहिए। अगर पेमेंट देने वाले हैं तो जो पेमेंट देने वाला है वो माइनस में लिखना पड़ेगा, अगर वो पेमेंट नहीं देने वाला है तो 0 लिखना पड़ेगा। राइट, तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूं? अभी ये कैलकुलेशन के हिसाब से 0। 0 पक्का? हाँ 0। हाँ हाँ। ओके, मेरे ख्याल से सोमली चैटर्जी, या मैडम आप कुछ कहना चाहते हो? कहिए मैडम। नहीं नहीं सर, अभी मैं बस देख रही हूँ सर। हाँ? वो गलती से ये करके। ओके ओके, तो दक्षिण भाई आपने कहा यहाँ पे 0 कर दे, बराबर? जी। ओके, अभी क्या करूं मैं? फ्यूचर वैल्यू तो अपना ढूंढना है। 1 करोड़ फ्यूचर वैल्यू तो पता ही अपने को, फ्यूचर वैल्यू पता है ना, 1 करोड़। हाँ, तो वो 1 करोड़ वो सेल अपने को सिलेक्ट करना है। बराबर है, तो मैं माइनस करके 1 करोड़ कर देता हूँ, बराबर है? नहीं सर, माइनस नहीं करना है ना, वो तो अपने पास आने वाला है। ओके, देखो अगर माइनस नहीं करेंगे तो जो फिगर आएगी पॉजिटिव आएगी, पर पॉजिटिव का मतलब ये मत सोचो कि मेरे को मिलेंगे 25,000, मेरे को इन्वेस्ट करने हैं। हाँ, तो कोई भी प्रकार से आप सोचो, यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो मैं सीधा 1 करोड़ कर लेता हूँ। राइट, अभी 0 कर दो। हाँ, एंड में मतलब 0। एंड में 0 हो गया। चलो ये क्या फिगर आई, ये क्या कह रहे हैं मेरे को? हमें इतना देना है। कितना? 25,29,000। 29,061। कितना कितना दक्षिण भाई? 25,29,061 हमें देना है, बराबर? तो ये सही हुआ? गलत है, गलत। हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे? मंथली EMI या मंथली? हाँ, कैसे करेंगे? बोलो बोलो। डिवाइडेड बाय 12। क्या? डिवाइडेड बाय 12। नो, डिवाइडेड बाय 12। चलो वापस कराओ मेरे को, दक्षिण भाई पहले से बोलो, मैं डिलीट कर देता हूं। देखो मैं समस्या समझाता हूं, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे 9.20% इंटरेस्ट मिलेगा साल का, राइट? 15 साल का टाइम है, मेरे को 15 साल में इतना रुपया चाहिए, 1 करोड़ रुपया, तो मुझे मंथली कितना डालना पड़ेगा बताइए? हाँ सर, तो साल का जो आया तो उसको 12 से डिवाइड कर तो नहीं होगा? हाँ, साल का जो आया। ओके, चलो अब मंथली उसमें हमें PMT वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना? कौन सा वाला? पर मंथ इन्वेस्टमेंट वाला। PMT अपने को इंस्टॉलमेंट देगा, और वो ये भी कर सकता है नीलेश भाई, जस्ट अ मिनट, मेरे को कोई चैट बॉक्स में आया है, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 181, बराबर है? वो तो हमने किया ना। चलो PMT का फॉर्मूला यूज करने का कह रहे हैं, मैं यहाँ पे करता हूं, इज इक्वल टू PMT। अब क्या करूं सर बताइए? 9.20 डिवाइडेड बाय 12। 9.20 डिवाइड बाय 12 हो गया। फिर सर नंबर ऑफ पीरियड 15 डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड की मल्टीप्लाई? सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 12। फिर आ गया प्रेजेंट वैल्यू।
जीरो Present value will be zero, Piyush sir. जीरो जीरो तो ओके, फिर फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़, -1 करोड़, फिर 0। क्या आता है आंसर? 25,953। देखो 25,953 मैंने हर महीना इन्वेस्ट किया 15 साल तक, मुझे 9.20% मिले, तो मेरी वैल्यू 1 करोड़ हुई। सही हो रहा है ये? जी। अगर मैं मेरी टर्म को बढ़ाऊं तो क्या होगा? 20 साल, तो मेरी ये इंस्टॉलमेंट क्या हो गए? कम हो डाउन गया, हो गए कि बढ़ गए? डाउन हुआ। मतलब अगर मैं मेरी टर्म को बढ़ाता हूं, मुझे 15 नहीं 20 साल में 1 करोड़ चलेगा, तो मेरे को मंथली जो इन्वेस्ट करना है वो मेरा डिक्रीज हो जाता है। पर मेरे को जल्दी चाहिए और 1 करोड़ 10 साल में, तो क्या हो रहा है? मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मतलब रिलेट हो पा रहा है ये चीजें? हाँ, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा देखो मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है, मेरे को स्टॉक मार्केट हो या कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, मेरे को 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, मेरे पास समय होना चाहिए। शेयर बाजार में दोस्तों इतने सारे निवेशक आते हैं रातों रात कमाने के लिए, उनको इसी साल शेयर ऐसे चाहिए जो डबल हो जाए, और वो रातों रात कमाने की लालच में, इसको लालच कहें, कैलकुलेटिव नहीं है, वो इतने सारे अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं और वो कमाने के बदले नुकसान करते हैं। क्यों नुकसान करते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, उनको ये लग रहा है कि मेरे को रातों रात कमाना है, और इसीलिए ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं। तो सबसे पहली एसेट क्या है? हमको क्या चाहिए कमाने के लिए? व्हाट इज नंबर 1 थिंग? टाइम। टाइम इज मनी। मेरे पास समय है, मैं कुछ समय इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन खाली समय से कुछ नहीं होगा। मेरे पास टाइम है पर मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं करता हूं, मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट थियरी में चलता हूं, तो भी पैसा नहीं बढ़ेगा। तो मुझे 2 चीज चाहिए, 1 इज टाइम एंड सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट। देखो मैं आपको कहूं, जैसे यहाँ पे मैं 20 साल कर देता हूं, मैं अभी जैसे नीलेश भाई को कहूं, नीलेश भाई यार 15,000 का SIP कर दो ना, ये 9.20 है ना, कम से कम 12% रिटर्न तो मिलेगी। तो भी आपका कितना हो रहा है? 15 नहीं 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी यार 1 करोड़ वैल्यू हो रही है आपकी, 1 करोड़। राइट। हमने क्या किया? इंटरेस्ट 9 के बदले 12 लिए, 20 साल का टाइम। अब मैं नीलेश भाई को कहूंगा, नहीं नीलेश भाई लेकिन आपको है ना 10,000 नहीं चलेगा, आप 30,000 इन्वेस्ट करो तो ही करोड़ होंगे। तो क्या वो पॉसिबल है? कोई भी इंडिविजुअल, मेरे को आप किसी की कैपेसिटी नहीं पता है, पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो बराबर कर रहे हो। मैं आपको कहूं आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, तो ही पैसे बनेंगे, वो सही है क्या? कर सकता है क्या हर कोई व्यक्ति? नहीं कर सकते। तो मैं अपने निवेश को नहीं बढ़ा सकता हूं, दैट इज अ प्रैक्टिकल वे। पर मुझे क्या बढ़ाना चाहिए? दिस वन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट स्मार्ट लोग इंटरेस्ट पे मेहनत करते हैं, वो 1% ब्याज देते नहीं किसी को। हाँ, 1% देंगे तो 2% आना चाहिए। तो मतलब अपनी जेब से पूरा साल का हिसाब करेंगे तो 1% ब्याज जाना नहीं चाहिए। अब जब आने की बात होगी तो हो सके उतना 1% जोड़ के भी ऑप्टिमाइज करते, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कम इंटरेस्ट देते, क्योंकि वो इंटरेस्ट की महिमा को जानते हैं। ये बड़े कमाल की चीज है, बराबर है? गॉट इट सर? जितेश भाई क्लियर है ये चीज? सॉरी नीलेश भाई। हाँ, क्लियर। या मेरे को लगता है जितेश भाई कुछ कहना चाहते थे, कोई क्वेरी सर? हेलो। हाँ कहिए जितेश भाई। ના ઓકે, મારો અસાઇનમેન્ટ એ પ્રોબ્લેમ ના કારણે થયો નથી શક્યો, પણ થઈ જશે। મેં મારી નોટબુકમાં લખીને રાખ્યા છે। कोई बात नहीं जितेश भाई, देखो दूसरा एपिसोड आपका कल रेडी हो जाएगा, कल से पहले कर देना। 100% कर देता हूँ। राइट, नो प्रॉब्लम है जितेश भाई। ग्रेट। तो चलो नीलेश भाई से हमने जाना प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, हम कैसे जाने कि मेरे को इतना रुपया चाहिए मैं कितना डालूं, मेरे को इतना रुपया चाहिए हर महीने कितना इन्वेस्ट करूं, ये सारी चीज हम जान सकते हैं। गॉट इट? अब नेक्स्ट मैं नीलेश भाई का डेटा अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग जितेश
टंडेल। सो जितेश भाई के डेटा में आ जाते, लेट मी चेक। अच्छा, अभी आपने ही बात की जितेश भाई, है ना, नोटबुक में किया है, कोई बात नहीं। Yes. मैं अगर कुछ प्रश्न पूछूं उसके जवाब दे पाओगे जितेश भैया? हाँ जी, 100% सर, 100%? प्रयास करूंगा मैं। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, एक बात मैं आपको कहता हूं, आपको वर्ल्ड जीडीपी पता है? दुनिया का जीडीपी कितना है अभी? हाँ नहीं जितेश सर, भाई? वो नहीं सर, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो कितना लिखा है यहाँ पे, 96.1 ट्रिलियन। कितना है वर्ल्ड का जीडीपी? ओके, हाँ, 96.1 ट्रिलियन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ल्ड जीडीपी 96.1 ट्रिलियन, राइट। अब वर्ल्ड का जीडीपी आने वाले 10 सालों में ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3% से ग्रोथ करेगा सर। कितने परसेंटेज से? 3% से। जस्ट अ मिनट। दुनिया का जीडीपी 3% से ग्रोथ करेगा। अब मेरे को ये पता नहीं है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं 2022 की, सॉरी ये है 2021 का डेटा, ओके, मेरे को 2030 में जानना है कि वर्ल्ड का जीडीपी कितना होगा। तो मैं कौन सी फॉर्मूला से जान सकता हूँ जितेश भाई? फ्यूचर वैल्यू। क्या बात है, थाली हो जाए जितेश भाई के लिए, ग्रेट। चलो मैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिख देता हूं। अब कैसे करूं जितेश भाई, बता सकते हो? इज इक्वल टू एफ बी, राइट। अभी क्या करूं मैं? एफडी, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा, मैं मोबाइल ऐप से देख रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको करवाऊंगा। कोई बात नहीं, जी, मैं जी, आपको जी, देख गाइड रहा हूँ। करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। ओके, मैंने डबल क्लिक किया। ओके। सबसे पहले ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे सर। चलो, तो क्या करूं मैं? 3% डाल दूं? 3% सर। इसको डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई 12 कुछ करना है? नो हाँ, नहीं करना? लक्ष्य मैंने सर, बोल दिया है। हाँ, नहीं सर, नहीं करना है। ओके। फिर क्या करूं? कॉमा फुल स्टॉप कुछ डालूं कि डायरेक्ट चलूं आगे? कॉमा फुल स्टॉप ना, कोमा करेंगे सर। कॉमा करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों के सब असाइनमेंट देख रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत से लोगों की गलती कहाँ हुई पता है? वो कॉमा भूल जाते हैं। तो कॉमा किए बगैर आगे बढ़ेंगे तो आगे ये फॉर्मूला चलती नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे कॉमा किया, फिर नंबर ऑफ पीरियड। अब ये कितना आएगा सर, बताइए कितने साल बाकी है? मैं कर देता हूँ पहले तो। 9 years. 9 ईयर बाकी है सर, 9 ईयर। कैसे गिना लेकिन जितेश भाई 9 ईयर कैसे? हाँ सर, 21 से लेकर 30, मतलब 21 का तो हमारे पास है, उसके बाद 10 में से हम ये 1 निकाल देंगे ना सर। बराबर है। देखो 21 का तो आ गया है सर। बराबर, देखो कैसे गिनने का पता है? बहुत लोगों को पता नहीं होती कि मेरी उम्र कितनी हुई। बर्थडे पता है, पर मेरी उम्र कितनी हुई मैं बोलूं 35, 45, 44, 1-2 साल में लोग गड़बड़ करते हैं, राइट। क्या करने का? 2022 जैसे चल रहा है, 1977 में जैसे बॉर्न है, तो डायरेक्ट गिनने का इज इक्वल टू 2022 माइनस 1977। क्या एज हुआ? 45। वैसे यहां पे आपके पास 2030 का डेटा चाहिए, माइनस क्या करने का? 2021 कितना आया? 9। तो बिल्कुल सिंपल है, कभी भी हमें जानना है कितने साल, तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर, ये दोनों को माइनस करेंगे, डेटा आएगा अपने पास। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू डू इज इक्वल टू एफ वी, रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड में हम डालेंगे 9 ईयर, 9 ईयर। पेमेंट अमाउंट, यस सर, ये 96 ट्रिलियन हर साल का है, सॉरी हर महीने का है कि इसी साल का है? वो इसी साल का है। तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, बराबर कि नहीं? पेमेंट अमाउंट में हम क्या डालते हैं? मंथली पेमेंट डालते हैं, आएगा, राइट। 0 है, राइट सर। कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू 96.1। यस 96.1 ट्रिलियन, कॉमा अभी क्या करूं? 0 कर दो, बराबर ना है? ये तो 0 सिंपल है। 0। चलो एंटर। सर 2030 में वर्ल्ड जीडीपी कितना हो जाएगा? 125 या 125 ट्रिलियन दुनिया की जीडीपी हो जाएगी। क्लियर, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू में नथिंग ना? नहीं। ओके। एक और प्रश्न पूछूं अभी? जी सर। चलो और एक प्रश्न, मेरे को अभी इंडिया का जानना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो वर्ल्ड लिखा है उसके बदले में इंडिया लिख देता हूं, राइट। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा हमने लिया हुआ है। चलो इंडिया का जीडीपी आ गया, कितना है सर? 3.17, राइट। कब से हम 3 ट्रिलियन कर रहे थे, देखो हो भी गए, पता नहीं चला।
चलो यहां पे अब मैं लिखता हूं इंडिया। इंडिया का जीडीपी है 3.17 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी ये 10 साल में कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, कोई अनुमान सर? या कौन गाइड कर सकते हैं जितेश भाई को कि इंडिया का जीडीपी कितने परसेंटेज से बढ़ना चाहिए? यू कैन यूज चैट बॉक्स। 7%, सर। 7? ओके, हाँ। हिमांशु पंड्या जी ने लिखा 8%, विनोद भाई 7 कह रहे, रेशमा मैडम 6 कह रहे। अब सब सही हो, राइट? क्योंकि देखो ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन परफेक्ट नहीं होते, पर हमें रेंज पता है। इंडिया का जीडीपी 6 to 8% से बढ़ेगा। अब इंडिया का जीडीपी किससे जुड़ा हुआ है? वर्ल्ड जीडीपी से जुड़ा है। अगर दुनिया अच्छा प्रोग्रेस करेगी तो इंडिया का जीडीपी 10% आ सकता है, 9% आ सकता है। दुनिया ऐसे ही मुश्किल हालत में रही तो इंडिया का जीडीपी 6% रह सकता है। दुनिया एवरेज रही तो हमारा 7 to 8% आ सकता है। तो हम सब एक दूसरे के साथ मैक्रो लेवल पे एसोसिएटेड है, राइट? यहां पे मैं ये मान के चलता हूं, चलो 7% का हम ग्रोथ करेंगे, दुनिया इंडिया का ग्रोथ 7%। अब 2030 में क्या, चलो क्या चेंज, अच्छा, इज इक्वल टू FV, अगेन रेट कितना है? 7%। नंबर ऑफ पीरियड सर 9, बराबर ना? यस। पेमेंट अमाउंट 0, वेरी गुड। प्रेजेंट वैल्यू -3.17, राइट सर? जी। एंड और बिगिनिंग? एंड 0। कितना जीडीपी हो जाएगा सर अपना? 6 ट्रिलियन। 6 ट्रिलियन का हो जाएगा, बराबर। तो देखो ये एक उम्मीद है कि इंडिया का जीडीपी 6 से 8 ट्रिलियन के बीच में होगा 2030 आते आते। ये डिपेंड करता है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ पे, और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ डिपेंड करता है दुनिया के जीडीपी ग्रोथ पे। तो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू गिननी आती है तो देखो ये सब हम गिन सकते हैं, करेक्ट सर? यस यस सर। ओके, सो ग्रेट जितेश भाई, चलिए हमने फ्यूचर वैल्यू आपसे जान ली। अब मैं वापस यहाँ पे मेन बोर्ड पे वापस आ रहा हूँ एंड लेट अस डिस्कस विद रेशमा मैडम। एंड कोई हैंड रेस तो नहीं है, लेट मी चेक। ओके, नो प्रॉब्लम। सो रेशमा मैडम यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आपके डेटा में हूं और यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को जान। अब रेट ऑफ रिटर्न जो है, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न यानी ये क्या था? कौन समझा सकता है मुझे कि रेशमा मैडम ने जो रेट ऑफ रिटर्न पे काम किया है, ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखो काफी एग्जांपल भी लिए हुए, बहुत अच्छा काम किया है मैडम। रुपेश, अंजलि, सोनाली, जुबिन, नितेश। इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख, बराबर ना? या 10 लाख। मेच्योर्ड अमाउंट 96 लाख। पीरियड 20 ईयर। देन व्हाट इज द रेट? 12%। कैसे गिना मैडम ने? इज इक्वल टू एन पर, मतलब क्या किया है बताओ मेरे को यहाँ पे? सॉरी, ये तो रेट ऑफ रिटर्न है ना? कैसे किया? ये रेट इन्होंने निकाला हुआ है। इज इक्वल टू मेच्योर्ड अमाउंट, मतलब आज की अमाउंट कितनी है? 96 लाख। कितना इन्वेस्ट किया था? डिवाइड बाय बेस वैल्यू, ब्रैकेट हाइफन, ब्रैकेट ओपन। 1 डिवाइड बाय कितना करना है? 2 ईयर। हाँ, 20 years. नंबर ऑफ पीरियड। ग्रेट। -1 आ गया 12%। तो कितना सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिनने में कोई मुश्किल बात नहीं, इट इज वेरी सिंपल, राइट? तो ये 12% है। अभी मैं एक यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ, राइट? मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा आप सब उसका जवाब दे सको मेरे को। मैं यहीं पे डेटा डालता हूँ। अभी हमने इंडिया के जीडीपी का डेटा डाला जस्ट ईयर, राइट? मैं 2 डेटा यहाँ पे लिखता हूँ। इस साल का जीडीपी है, जीडीपी 2021 का, सॉरी ये कब का है? क्या 2021 का 3.17 ट्रिलियन। सो चलिए, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा था, देखो 2021 का जीडीपी हमने 3.17 ट्रिलियन लिखा, ये इंडिया का डेटा है। 2020 का डेटा 2.67 लिखा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मुझे इस साल का ग्रोथ पता चले? या आप लोग हैंड रेज कर सकते हो जो भी बता सके। दक्षय शाह, याद अक्षय भाई कहिए क्या करने का मेरे को? का फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बोलो? इज इक्वल टू, अभी क्या करूं? इज इक्वल टू, हाँ 3.17
ओके, करंट ईयर हाँ, प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। ब्रैकेट कंप्लीट, हाइफन। देखो दक्षय भाई, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ एक साल का ग्रोथ निकालना है तो बहुत आसान है, कोई जफा करने की ही नहीं, सीधा -1। देखो आ गया, राइट। अभी हम लोग जो सीखे हैं वो फॉर्मूला से हम क्या कर रहे थे, इज इक्वल टू, जो दक्षय भाई कह रहे थे, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, 1 डिवाइड बाय 1 -1। क्या आया आंसर, बोलो। दोनों सेम आया ना, दोनों में आंसर 1/1 तो सेम हो गया। एक साल तो मतलब क्या दक्षय भाई, एक साल हो तो ऐसा कर सकते हैं। अरे एकदम आसान हो गया। एक साल हो तो कुछ करने का ही नहीं, सीधा करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर -1। लेकिन अगर 2 साल है और आप -2 करोगे तो नहीं चलेगा। देखो चला, -81 आ गया। तो कभी भी एक साल हो तो बिल्कुल सिंपल कर लेने का, खाली इतना, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, सीधा -1। ज्यादा साल है तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करने का, 1 डिवाइड बाय 1, 2, 3, जो करना होगा। डन दक्षय भाई, क्लियर? हाँ क्लियर। चलो अभी मैं और एक डेटा देता हूं यहाँ पे, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2021, 2020 और मेरे पास डेटा है यहाँ पे 2000 का। हम 1 ट्रिलियन भी नहीं थे, इतनी छोटी इकोनॉमी थी हमारी, 0.47 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। कब का डेटा है? 2000। चलो यस, आप हैंड रेज कर सकते हो, जो भी बताना चाहे कि मेरे को ये लंबे समय की ग्रोथ कैसे ढूंढनी है। हु विल गाइड मी? या एनीबॉडी? कैसे करेंगे बोलो? डॉक्टर नीलेश बताएं। नीलेश भाई क्या करें? या इज इक्वल टू करंट ईयर। यस, मतलब 0.47 कि 3.17? करंट ईयर 3.17 बराबर ना? यस, डिवाइड बाय डिवाइड बाय 0.47, राइट। फिर क्या करूं सर? ब्रैकेट क्लोज, बाद में वो ऊपर वाली वो जो निशानी है, हाँ हाइफन, राइट, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1/21, 1 डिवाइड बाय 21। पक्का सर एकदम कि 20 आएगा? क्या आएगा? 11 ईयर, अरे 21 ईयर। 21 ईयर पक्का एकदम पक्का। लॉक कर दूं ना? हाँ देखो, गलत आंसर आएगा तो करोड़ रुपए चले जाएंगे। चलो कर देते लॉक, -1 बराबर है। बराबर। ओके चलो, इंडिया का जीडीपी अगर कोई आपको पूछे कि पिछले 21 साल में कितना बढ़ा है तो आपका जवाब क्या होगा? 9.5, 9.5%, यानी करीबन हम 10% से हमारा जीडीपी बढ़ा है। राइट सर? क्लियर एकदम? क्लियर। अभी अपने को पता है कि हमारा जीडीपी 9.5% से बढ़ा है, तो हम किसी को भी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, राइट? ओके सो ग्रेट, ये सब कमाल था फ्यूचर वैल्यू का। अब मैं वापस बाहर आ गया और यहां पे मैं अमर लोखंडे की स्प्रेडशीट में जाता हूं। लेट मी चेक, अमर लोखंडे मीटिंग में है कि नहीं है? यस सर। या ओके अमर भाई, तो मैंने आपका स्प्रेडशीट ओपन किया हुआ है और लेट मी गो टू द वर्क यू हैव डन। ओके, प्रेजेंट वैल्यू जान लिया, फ्यूचर वैल्यू जान लिया, रेट ऑफ रिटर्न देख लिया। ये पीएमटी समझ में आ गया सर आपको? क्लियर एकदम? हाँ, पर मंथ अमाउंट है। ओके, कोई प्रश्न पूछूं मैं यहाँ पे? हाँ सर पूछिए। ओके चलिए, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि मेरी होम लोन जो मैं लेने वाला था 6.25% के इंटरेस्ट पे मैं लेने वाला था। मैंने इंक्वायरी की थी बैंक में कि चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6.25। मैंने जो टाइम फ्रेम तय किया था वो था 20 ईयर, राइट? ओके। जो होम की कीमत थी, और यहाँ पे एक्चुअली होम की कीमत नहीं लिखेंगे पर होम लोन,
जितने की मैं लोन लेने वाला था उसकी रकम है 50, 12123 50 लाख, राइट। अब लेने वाला था 625 पे, उसके बाद तो आरबीआई ने बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, अभी हो गई 7.25%। तो मेरे ईएमआई अभी अगर मैं लेता हूं तो मेरे ईएमआई कितने से बढ़ गए होंगे ये मुझे गिनना है, तो मैं कैसे गिनूंगा, कोई आइडिया सर? कितने से बड़े होंगे? हाँ, क्योंकि मेरे को जब पहले मिला होगा तीनों ने बोला होगा सर आपका ईएमआई इतना आएगा, पर अभी उतना नहीं आएगा, राइट। तो कितने का ईएमआई मेरा बढ़ गया? हाँ सर, तो फिर हम लोग को जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा 6.25 से, मतलब 7 पॉइंट कितना था, 7.25 या माइनस 6.25। यस, मतलब 1% से इंटरेस्ट रेट मेरा बढ़ गया। ओके। तो ये डायरेक्टली भी हम गिन सकते हैं कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़े तो मेरा पीएमटी कितना आए। पर मान लो मैं बिल्कुल लॉजिकल एकदम देशी भाषा में ढूंढना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं कि भाई मेरा ईएमआई यहाँ पे कितना आए, यहाँ पे कितना आए, डिफरेंस मेरे को मिल जाएगा। कर सकता हूँ ऐसा? हाँ सर, है ना? तो कैसे गिनेंगे बोलो? इज इक्वल टू पीएम इज इक्वल टू पीएमटी, बराबर। हाँ। इसको डबल क्लिक किया, अब ये मेरे को पूछ रहा है रेट कितना, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखूं मैं? तो सर स्टार्टिंग में हम लोग को पहले 6.25 लिखना है। करेक्ट सर, तो मैंने डिवाइड बाय 12 भी कर दिया, बराबर। हाँ। ओके, कॉमा, अभी नंबर ऑफ पीरियड सर कितना है? नंबर ऑफ पीरियड 20 ईयर। ओके, तो मैं वापस 20 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं? यस। ओके, कॉमा, फिर क्या करूं अभी? 240 हो गया। उसके बाद हम लोग पर मंथ हम प्रेजेंट वैल्यू, यस, तो वो मेरे मकान का कीमत कितना है? 50 लाख। 50 लाख, हाँ, माइनस 50 लाख। या अब फ्यूचर वैल्यू तो अपने को पता नहीं हो तो आएगी नहीं, जीरो, कॉमा जीरो, यस, और एंड ऑफ बिगिनिंग जीरो। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितने का आता? 36,546। सही बात है सर? यस सर। अभी जब वापस बैंक में मिलने गए तो बोले भाई वो बात पुरानी हो गई, अभी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.25 तक का है। अब मेरे को गिनना है कि कितना आए, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दो। हाँ। ओके, कितना बढ़ गया मेरा इंस्टॉलमेंट सर? 39,519। हाँ, 39। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 3,000 समथिंग पर मंथ। या खाली रशिया यूक्रेन की वॉर ने मेरे 3,000 के इंस्टॉलमेंट को बढ़ा दिया। सही बात है सर? यस सर। और लोग बोलते वो रशिया यूक्रेन झगड़ा करे उसमें हमारा क्या, हमारा क्या नहीं, हमारा इंस्टॉलमेंट बढ़ जाता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, राइट? क्योंकि दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। डन सर? यस सर। तो ये गिन सकते हैं कि नहीं हम लोग अभी भविष्य में भी आसानी से? हाँ। ओके, चलो, मैं उम्मीद करूंगा अमर भाई फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ भी आए तो ये आप गिन सकोगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये होम लोन वाली फॉर्मूला और ये सब हर महीना आप इसका प्रैक्टिस करने वाले हो, ये डेली प्रैक्टिस की चीज नहीं, आप भूल जाओगे 2 महीने बाद, राइट? पर क्या करने का, कभी भी आपको ऐसा देखना हो तो वापस आके इसको रिवाइज करो, राइट? देखो, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो आपको हर महीना काम लगने वाली है अभी से, पर पीएमटी नहीं काम लगेगा हर महीना। ओके, यस, राइट, क्लियर एकदम? यस सर। ओके, चलिए, बढ़िया, एकदम ग्रेट। और मैं और थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। अगेन आई एम इन मास्टर शीट एंड आई एम मूविंग टू जय प्रकाश यादव। सो जय प्रकाश जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लेट मी चेक, जय प्रकाश जी है कि नहीं है मीटिंग में? ओके, आई थिंक जय प्रकाश जी इज नॉट इन द मीटिंग। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो भी डेटा हम लोगों ने देखे, प्रेजेंट वैल्यू इज क्लियर, फ्यूचर वैल्यू इज क्लियर, रेट ऑफ रिटर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम जबरदस्त काम की चीज है, ये क्लियर। पीएमटी कभी कभी काम लगेगा, इट्स क्लियर। एन पर काम लग सकता है, क्लियर। एन्यूइटी, ये भी एक काम की चीज है। तो एन्यूइटी यानी क्या? ये भी हमारे लाइफ में बहुत सी बार काम लगती है।
मुझे कोई समझा सकता है? हु विल लाइक टू एक्सप्लेन मी व्हाट वाज एन्युइटी? या कौन बताना चाहेंगे एन्युइटी के बारे में? यू कैन रेज योर हैंड। या कहिए दक्षिण भाई, ये क्या है, कौन सी चिड़िया है एन्युइटी? एन्युइटी सर एक्चुअली हम किसी को एक साथ में कुछ पैसा देते हैं, ओके, बाद में वो एवरी मंथ विथ इंटरेस्ट हमको इंस्टॉलमेंट दे, राइट, उस चीज को एन्युइटी जैसा बोल सकते हैं। बराबर है। देखो एक कैसा हुआ पता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10-15 साल कोई जगह पे मेहनत की और आपने एक फंड इकट्ठा किया, राइट? आज आप रिटायर हो गए, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपया आपने अपना कॉर्पस इकट्ठा किया है। ये क्या है सर आपका? हाँ, कॉर्पस, बराबर। और अभी अगर इस कॉर्पस पे आपको ये लगता है कि मेरे को अभी क्या है ना कि आने वाले 20 साल में, 20 ईयर में मैं इसको टुकड़ा टुकड़ा करके लेना चाहता हूं, 20 साल में ये 1 करोड़ रुपया में ले लूंगा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा रुपया 12% से बढ़ेगा, तो मेरे को हर महीना कितना मिलेगा? आप गिन सकते हो सर? दक्षिण भाई देखो, इन्होंने क्या किया है, पीवी फॉर एन्युइटी पेमेंट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, इन्होंने क्या गिना है यहाँ पे? सबसे पहले रेट, प्रेजेंट वैल्यू का तो फॉर्मूला हमारा रेट कितना है? 12%। 12%। दूसरा क्या गिना है जयप्रकाश जी ने? G59, यानी एक्सपेक्टेड एन्युइटी। इन्होंने क्या गिना है? नंबर ऑफ पीरियड, कितना टाइम है। इन्होंने 4 साल वाला टाइम लिया है, हमने कितना समय दिया अपने आपको? 20 साल, राइट? ये क्या है? पेमेंट अमाउंट, मतलब हर महीना हमें कितना चाहिए। कितना चाहिए। अब वो तो हमें पता नहीं है कितना चाहिए, हमें तो एक कॉर्पस हमारा फिक्स है, राइट? अब ये कॉर्पस आपके पास है और मैं कहता हूं कि आपकी उम्मीद है कि आपको हर महीने मान लीजिए 25,000 रुपया चाहिए, तो चलेगा? ये आप गिन सकते हो। फिर आपका वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 करोड़, तो ही चलेगा, राइट? जैसे इन्होंने अपने एग्जाम्पल में गिना है, क्या गिना है? पेमेंट अमाउंट 0, 0। देखो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू क्या किया है यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 करोड़। देखो इज इक्वल टू पीवी किया हुआ है, समझो पीवी, तो सबसे पहले रेट आएगा, तो ठीक है? 12 डिवाइडेड बाय 12। 12 डिवाइडेड बाय 12, हाँ, ओके। फिर नंबर ऑफ पीरियड 20 इंटू 12, 20 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर पेमेंट पेमेंट अमाउंट अमाउंट 0। 0। 0, हाँ, ओके। फिर फ्यूचर वैल्यू अपना कॉर्पस लिखना है। कॉर्पस तो प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ 24,000 डिडक्टेड आएगा ना। देखो ऐसा नहीं आएगा दक्षिण भाई कि मेरे को पेमेंट कितना चाहिए, तो मेरे को हर महीना 25,000 रुपया चाहिए, ऐसा? सर एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना करना हो तो कर लेता हूँ। चलो फिर बताओ, 1 मिनट मैं वापस करता हूँ, क्या करूं बोलो? इज इक्वल टू पीवी, अभी आप ऐसा करो, अपने आप कर रहे हो वैसे, इंटू ब्रैकेट रेट मतलब 12 डिवाइडेड बाय 12, ओके। फिर नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 20 इंटू 12, ओके। फिर पेमेंट अमाउंट एक्सपेक्टेड एन्युइटी फॉर 25,000, 25,000, फिर फ्यूचर वैल्यू 0 फिर एंड 0। ओके, ये क्या फिगर आई? 22,74,85। तो मेरे को अगर 25,000 चाहिए दक्षय भाई, हाँ, तो आज कितना होना चाहिए मेरे पास? 22,70,485 रुपया हमें देना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर आज 22.7 लाख अगर डालता हूं
तो भी आने वाले 20 साल तक मुझे कितना मिल सकता है हर महीना? 25,000 25,000, राइट? हाँ। पर मेरे पास कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ है, तो मेरे को 25 मिलेगा कि इससे 4 गुना ज्यादा मिलेगा? 4.5 गुना मिलेगा। मिलेगा ना उतना, हाँ। राइट? अगर मैं यहाँ पे रकम को 50,000 कर दूं तो कितना चाहिए? 45। 45,40,971। 1 लाख, फिर 90,81,000, राइट? 1,10,000 हो गया, 99,90,000, मतलब करीबन मैं ये उम्मीद करूं कि करोड़ है, मैं हर महीना 1 लाख रुपया 10,000 विड्रॉ भी करूंगा तो भी चलेगा। 20 साल तक ये सफिशिएंट है मेरे लिए। इनफ हो गया सर? हाँ। गिन सकते हैं कि नहीं ऐसे अपन? हाँ, डेफिनेटली। राइट? पर देखो ज्यादातर बार हम ऐसा नहीं गिनते। हम क्या गिनते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, अब मैं जिंदगी में पेंशन की जिंदगी जीना चाहता हूं, एकदम रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहता हूं, राइट? तो मैं ये देखूंगा कि मैं कहां पे निवेश करूं, राइट? जैसे फिक्स डिपॉजिट होती है, वहां करूंगा तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 5 या 6%। 6%। अगर मैं ये कहूं कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, कितना उम्मीद करूं? 12-13%। 12%। मैं ये सोचूं, देखो मैं एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे डर लगेगा, अरे यार ये तो पैसा बढ़ेगा ही नहीं, इसके सामने इन्फ्लेशन ही 5% से बढ़ेगा तो कुछ बचेगा नहीं। अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं पर मार्केट में भी रिस्क रहा तो मैं एक काम करता हूं, मैं बैलेंस करता हूं। बैलेंस का मतलब समझे? मैं आधे पैसे को एफडी में रखता हूं ताकि अब मैं रिटायर तो हो गया, मुझे पता है मेरे को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अर्जेंसी आ गई तो मैं कहां बाजार को डिस्टर्ब करूंगा? मैं आधा पैसा एफडी में डालता हूं, आधा पैसा बाजार में डालता हूं, तो करीबन मैं 9% तो उम्मीद करूंगा कि नहीं इस केस में भी, राइट? बैलेंस फंड कुछ ऐसे ही काम करते हैं, हाँ। राइट? अब अगर बैलेंस फंड में अपना 9% रुपया है और मैं सोचता हूं कि मुझे भी शांति की जिंदगी जीना है, करीबन 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 9%, मुझे साल के कितने रुपए मिलेंगे? 9 लाख। एग्रीड एवरीवन और नॉट एग्रीड? एग्रीड। 2 लाख रुपए साल के, राइट? इसको मैं अगर महीने से डिवाइड करता हूं, मतलब महीने के अगर मैं 75,000 रुपए निकाल भी लू, यूज करूं, तो भी मेरे को कब तक ये 1 करोड़ का कॉर्पस ऐसा के ऐसा रहेगा? कोई बता सकता है? 10 साल, 20 साल, 25 साल, टिल में 20 साल सर। कितना सर? 20 साल। क्यों 20 साल हिमांशु भाई? आपने 20 साल पर वर्कआउट किया ना सर? नहीं सर, हमने तो देखो यही डिफरेंस है, हमने यहाँ पे एन्युइटी नहीं ढूंढा, इसे परपेचुइटी कहते हैं। ओके। परपेचुइटी का मतलब मैंने एक कॉर्पस 9% पे रखा है, तो मतलब ये 9% तो मुझे जिंदगी भर मिलना है। जी। मैं जिंदा हूं, मुझे मिलता जाएगा, मेरे बाद मेरी वाइफ को, बच्चों को, मतलब ये तो 9% जिंदगी भर का हुआ कि नहीं? जी। मैं मेरी मूडी को तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा हूं। मुझे जो 9% का ब्याज कितना मिला सर यहाँ पे? महीने का 75,000। तो मैं तो यहाँ खाली 75 जो बढ़ रहा है वही ले रहा हूं ना। जी। तो मेरी रकम तो 1 करोड़ वैसे के वैसे पड़ी है। क्लियर सर? जी जी। देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये केस में मैं ज्यादा पैसे नहीं उठाता हूं क्योंकि मेरे को टाइम फ्रेम नहीं है, राइट? तो मुझे जिंदगी भर मिलेगा और मेरी कॉर्पस ऐसी की ऐसी रहेगी। 10 साल बाद, भले आज से 10 साल तक मैंने 75,000 हर महीने लिए, 10वें साल में बोलूंगा मेरे करोड़ वापस लाओ तो मुझे करोड़ मिल जाए। माय कॉर्पस इज एज इट इज। पर एन्युइटी में क्या है? मैं मेरी कॉर्पस भी यूज कर रहा हूं और इंटरेस्ट भी यूज कर रहा हूं, तो इस केस में मेरी जो मूडी है वो टूटती जाती है। क्लियर है एवरीबॉडी? सर परपेचुइटी में मूडी यूज होती है, एन्युइटी में नहीं होती है ना ऐसा? नहीं, परपेचुइटी का सिंपल मतलब हुआ मुझे इंफिनिटी टाइम तक मुझे पैसा मिलेगा। हाँ। देखो आप जब एफडी करते हो तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ परपेचुइटी बॉन्ड, एक ऐसा ही हुआ ना। अब मेरा पैसा पड़ा है तब तक मुझे 6% तो मिलना है, अब मैं 6% लेता जाऊंगा, मेरी मूडी तो ऐसे कैसे रहेगी ना, हाँ। राइट? तो दो में डिफरेंस है।
आपको सिलेक्ट करना है कि आप जब रिटायर होते हो तब आपको सिर्फ ब्याज चाहिए कि आप अपनी मूड़ी को भी तोड़ना चाहते हो। हम लोग बहुत लोगों को कहते हैं दोस्तों, बहुत लोगों, जो लोग रिटायर हो गए और मान लो किसी ने आज 1 CR इन्वेस्ट किया हुआ है, सॉरी 1 CR किसी ने इन्वेस्ट किया है, हम उनको बोलते हैं आप हर साल 6% विड्रॉ कर दो। कितना? 6%। अगर आप रिटायर हो, आपने कॉर्पस बना लिया, डाल दिया बाजार में, आप हर साल 6% विड्रॉ कर दो, आपका 1 करोड़ कब खत्म होगा? कौन बताएगा? ये 1 करोड़ इनका कब खत्म होगा? या रिटायरमेंट लोगों को हम यही कहते हैं, ऐसा करो ताकि आज का पैसा आज भी काम लो। कब? सर 6% तो इतना तो इंटरेस्ट ही आएगा ना, तो सवाल ही नहीं ना दक्षे भाई, अपने 12% उम्मीद करते हैं, राइट? अब देखो बाजार में 12% बोले मतलब ऐसा फ्लैट नहीं होता है। कोई साल आपको -20% मिलेगा, तो कोई साल +40% मिलेगा, राइट? अब +40% सुन के मैं एकदम खुश हो गया, वो भी नहीं चलेगा, तो आपके साथ धोखा होगा, क्योंकि अगले साल -20 आना है। -20 आया तो आप टेंशन में आ गए, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगले साल आपको 40 मिलने वाला है। तो ये एक नॉर्मल थियरी है, माइनस प्लस मत देखो, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12 मिलेगा। 6% विड्रॉ करो, पैसा जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी तरफ मैं 1 करोड़ रुपया डालता हूं, एफडी में डालता हूं, 6% उठाता जाऊं तो भी नहीं खत्म होगा, पर बढ़ेगा भी नहीं। बढ़ेगा ना, अगर एफडी में नहीं बढ़ेगा ना सर। एफडी में कैसे बढ़ेगा? हाँ, एफडी में तो 6% मिलता जा रहा है, पर बाजार में अगर आप में से जो लोग रिटायर हो, आपने फंड डाला, एवरी ईयर आपने नियम बना लिया कि हर अप्रैल में साल खत्म होगा, आई विल विड्रॉ माई 6% और मैं मेरी लाइफ में एंजॉय करने के लिए या यूज करूंगा, मैं फॉरेन ट्रिप लू, कुछ भी जो मेरे को उस समय जरूरत लगे, तो भी क्या टेंशन है, पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, नो नीड टू एट ऑल वरी। पर लोग क्या करते हैं ना, अरे नहीं पीयूष भाई इस साल तो अपना पैसा डबल हो गया है, चलो जलसा करते हैं, 25% उठा लेते हैं, तो डिसिप्लिन ब्रेक किया, वो नहीं चलेगा, राइट? एकदम डिसिप्लिन रहो, 12% उम्मीद रखो, 6% विड्रॉ करो, नो नीड टू वरी एट ऑल, क्योंकि मैथमेटिक्स आपके साथ है यहाँ पे, राइट? तो हमने देखो बहुत से अलग अलग डेटा यहाँ पे देखे। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये सब डेटा जिंदगी में रोज काम नहीं लगने वाला है, पर कुछ चीजें बहुत काम लगेगी, और ये जो चीजें हैं ये क्या करेगी पता है? आपको एक्सेलरेट करेगी, कई बार आपके पैसे को बचाएगी, कई बार आपके पैसे को ज्यादा बढ़ाएगी। तो हर चीज कैलकुलेटिव रखे। ये कैलकुलेशंस के साथ हम लोग अब इन कैलकुलेशंस का आने वाले 4 महीना पूरा भरपूर उपयोग करने वाले, राइट? देखो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या सीखने वाले पता है? जीडीपी। बिल्कुल एक्साइटेड टॉपिक है ये जीडीपी। जिसने जीडीपी नहीं सीखा उसने कितनी मेहनत कर ली बाजार में, कोई काम की नहीं, क्योंकि वो खाली सट्टा खेलेंगे, स्पेकुलेशंस पे चलेंगे। जिसने जीडीपी जाना उसको मार्केट बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। उसके मन में सवाल रहेगा ही नहीं कि मैं अमेरिका में निवेश करूं कि इंडिया में निवेश करूं। उसको कभी डर लगेगा ही नहीं जब बाजार गिरेगा तब भी, क्योंकि उसको पता है जीडीपी क्या है, क्या था और कहां जा रहा है। तो हम नेक्स्ट वीक जो पढ़ेंगे मैक्रो डेटा एंड सम माइक्रो डेटा, राइट? मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है? Who will try to explain me? Let me check. सुनीता मैडम यहाँ कहिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, कहिए कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। पीयूष जी जैसे भी आज अपने ये कॉर्पस का बताया रिटायर्ड एज के हिसाब से, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने इतना कॉर्पस बनाया हुआ और आपने बोला कि 6% आप विड्रॉ करा लो, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर। राइट। अगर मान लो किसी के पास इतना कॉर्पस बना हुआ है, आपके तजुर्बे के हिसाब से उन्हें सारा पैसा इक्विटी में डालना चाहिए या उसको बैलेंस करना चाहिए, मतलब कुछ एनसीडी या एफडी में है, मतलब इसको बैलेंस कैसे करें? राइट मैडम, देखो एकदम सिंपल सी फॉर्मूला है और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। ये चीज जो मैं अभी कहने वाला हूं कि हम पूरा रुपया अगर फिक्स सिक्योरिटी में रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, राइट? क्योंकि ये पैसा बिल्कुल सेफ है। लेकिन
इसे हम अनसेफ भी कहेंगे क्योंकि ये बढ़ेगा, राइट। जी कितना मिलेगा मैडम यहाँ पे? 6%। 6% बढ़ेगा, मैं 6% विड्रॉ कर लूंगा तो 0 हो गया, कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। उसके सामने अगर मैं इक्विटी में रखूंगा, मैं उम्मीद करूंगा 12% से बढ़े, राइट। इस केस में मैं ये मानता हूं चलो 12% मिलता है मेरे को, मैं 6% विड्रॉ करता हूं तो भी मेरे पास पैसे तो बचे, राइट। फिक्स सिक्योरिटी और इक्विटी दोनों में रिटर्न में डिफरेंस है, लेकिन इक्विटी में रिटर्न फिक्स नहीं होते। ये फिक्स होते हैं मैडम? बिल्कुल नहीं होते। फिक्स सिक्योरिटी के रिटर्न फिक्स है, इसलिए उसका नाम फिक्स सिक्योरिटी है जी। लेकिन ये एप्रिशिएट नहीं होते, बराबर, राइट। तो इसीलिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, 50% फिक्स सिक्योरिटी में रखें, मान के कि ये कभी बढ़ने वाले नहीं, लेकिन हमें बहुत सी बार अनइवन एक्सपेंस होने वाले हैं जो हमने सोचे भी नहीं। तो जब कभी ऐसा कोई एक्सपेंस होता है जो हमने सोचा नहीं है, उस समय हमें फिक्स सिक्योरिटीज काम लग सकती है। उसके सामने जो इक्विटी में अगर हमारे 50 रुपए है, वो बढ़ने वाले बहुत अच्छे, पर इसको हम बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो पैसे बढ़ेंगे, राइट। तो हमने ये पैसे स्पेशली डाले डिस्टर्ब नहीं करने के, और ये पैसे स्पेशली डाले डिस्टर्ब करने के, राइट। तो हमारी सेफ्टी भी हो गई, रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। अब ये 50-50 को आप अपने हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हो मैडम, राइट। जैसे आपके पास मान लो कि गोल्ड काफी है तो थोड़ा कम डालो फिक्स सिक्योरिटी में, राइट। क्योंकि गोल्ड क्या है, आखिर लिक्विडिटी है उसके अंदर। गोल्ड भी एक प्रकार की फिक्स है हमारी, जी, राइट। फिक्स भी है सर, वो लिक्विडिटी भी है, गोल्ड जो दोनों चीजें मैडम, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये मैंने 50-50 बताया, पर ये रूल नहीं है, राइट। ये आपके जरूरतों के हिसाब से है। मान लीजिए ऐसा है कि आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी काफी है, बहुत सी रेंटल इनकम ऑलरेडी आपकी सेफ्टी के लिए आ रही है, सेफ्टी के लिए। अब ऐसी अगर आपकी सेफ्टी है, आपके बच्चे एकदम वेल सेट है, उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा और डिक्रीज कर सकते हैं, 60-40, 70-30 60-40 कर सकते हैं, मतलब 50-50 बेस मान के चलो, इसको प्लस माइनस अपने अपने रिस्क के हिसाब से करने का। तो ये जो आपने जो 50% एफडी बोला, तो इस 50% को भी सर हम एफडी में, एनसीडी में या ईटीएफ वगैरह, मतलब कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जहां पर बहुत एडवाइस नहीं करता मैं ऐसा, क्योंकि क्या है ना, मैं पहले एडवाइस करता था, राइट, जब मैं बिन अनुभवी था जी, राइट। तब हम कहते थे कि कितने अच्छे अच्छे बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड में डालो पैसा, पर मैंने ये देखा कि जब इतने सारे हम बॉन्ड में, अलग अलग बॉन्ड में पैसा डालते हैं, हमको ओवरऑल 1-2% का ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, चलो ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में रिस्क भी होता है। जैसे कई बॉन्ड डिफॉल्ट भी हुए, अब अच्छे अच्छे बॉन्ड, ओके, राइट। तो फिर अभी मैं 1-2% के लिए कहाँ रिस्क लूं? एक तो मैंने फिक्स नाम दिया है, मतलब मेरे को रिस्क लेना नहीं, राइट। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो रिस्क लेना है वो इक्विटी में क्यों ना ले, राइट। इक्विटी में मेरे लिए 1-2% ज्यादा कमाना कोई मुश्किल की बात नहीं है मैडम। ये अनुभव से ऑटोमेटिक आप कमाने वाले हो, आपको 3-4 साल में ऐसे अनुभव हो जाएंगे कि 1-2% निकालना एकदम आसानी बात है, राइट। पर यहाँ पे अब मैं 1-2% निकालने के लिए मैं रिस्क लूं, क्यों लेना है? इसको मैं बिल्कुल सेफ रखना चाहता हूँ, प्योर एफडी ऑफ बैंक, राइट, बराबर, जिनसे आप मंथली, और सर वैसे भी अगर 1% करना है तो बेटर आप पोस्ट ऑफिस में डाल दो, जहां पर आपको वैसे ही फिक्स, बिल्कुल सही बात है मैडम, पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं, राइट, तो उसमें रिस्क भी नहीं है और इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा। मैडम, तो मतलब ये पैसे में ना बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं, बिल्कुल ठीक। ऐसे कितने ही हमने पास्ट में भी एनसीडीज देखी जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, जैसे एक टाइम पे टाटा की एनसीडी आई थी, उसने मेरे ख्याल से 10% उन्होंने रिटर्न दिया था, राइट। फेस वैल्यू भी बहुत बड़ा था, क्योंकि मंदी में क्या हुआ कि बाकी रिटर्न कम हो गए थे, तो ये एनसीडी के रिटर्न बढ़ गए, बॉन्ड के रिटर्न इंक्रीज हुए, तो हमने देखा कि ओवरऑल हमको 12% मिला। वो लालच में हमने दूसरी सब एनसीडी ली, और उसमें से एक जो एनसीडी फेल हो गई, तो अपना सब आया हुआ गया रुपया। सीधी बात है, कोई रिस्क फिक्स में लेना नहीं। मैंने सर चांस की बात इसीलिए पूछा है, कल मेरे ब्रोकर का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि स्मिता मैम बेटर यही रहेगा कि आप ना एनसीडी में थोड़ा सा मेरा पोर्टफोलियो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप एनसीडी में डाल दो तो वो ज्यादा अच्छा है। तो अचानक आज कॉर्पस की बात हुई तो मैं उससे रिलेट कर पाई, तो बेटर ये रिस्क नहीं लो,
बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया पीयूष जी कि आप वो उतना इक्विटी से ले लो, पोस्ट ऑफिस से ले लो, लेकिन ऐसे चक्रों में नहीं पड़ो। राइट मैडम, ज्यादा अच्छा रहे। देखो ब्रोकर की बात गलत नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिला, राइट, पर कल क्या हो किसको पता, कभी रिस्क रह जाता है। हमने ऐसे में रिस्क लेगा जहां हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था, और वो भी कितने % के लिए, 1% के लिए, 1% है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मतलब मैंने मेरा दिमाग है ना बिल्कुल क्लोज कर दिया है कि मेरे को नहीं चाहिए 1-2% ज्यादा, मैं इक्विटी में 10% ज्यादा कमाऊंगा, पर यहाँ नहीं, बराबर। राइट सर, राइट। और जितना सर अगर आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, डीमैट आपको पता है पीछे काफी डाउन हो गया था, 3200-3300 सर। उस टाइम ये आप ही की एजुकेशन है, क्रेडिट आपको ही जाता है, तो सर उस टाइम मैंने डीमार्ट ले लिया था 3600 रुपए। तो वो देखा जाए तो 3 महीने में डीमार्ट ने इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया कि आपको इक्विटी भी मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं देगा जितना 3 महीने में शॉर्ट टर्म में हमें मिल जाता है। बराबर। ये हमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज अगर हम देख पाए तो पोस्ट ऑफिस से और हम ज्यादा कमा सकते हैं, कहने का ये मतलब है। बराबर है मैडम, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे डिमांड में मिला है तो उसको हमें एश्योर नहीं रखना है जी। भविष्य में ऐसा होगा मैडम आपसे, आप उम्मीद करोगे पर वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा नीचे आ जाएगा। नहीं सर, यहाँ पर क्या है, जो आपने जितना सिखाया फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी, मैंने पहले भी पीयूष सर की क्लास ली हुई है, जितने भी बिगनर हैं, तो अगर हम पीयूष सर की एक एक टिप को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा हम अपना जो है ना फंड्स को बढ़ा सकते हैं। तो सर मैं जो लगाती हूँ ना, मतलब क्रैप शेयर में नहीं, वो शेयर अगर नहीं भी बढ़ा तो 6 महीने 1 साल, लेकिन पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा सर डीमार्ट ने दिखाया, लॉस भी दिखाया, लेकिन डर नहीं था, और जिस दिन उसने लॉस दिखाया सर मैंने उस दिन और ले लिया। राइट। और अभी 3 दिन पहले शायद मैंने मंडे को या लास्ट फ्राइडे को यस मार्केट जब थी तो मैंने निकाल दिया कि ठीक है। और उसको तो मतलब क्रैप शेयर में नहीं सर, एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में लें, उससे 3 के महीने में शायद 6 महीने ले ले, साल ले ले, लेकिन आपका प्रिंसिपल नहीं डूबेगा। अब ये इतना ना ठोक बजा करके समझ में राइट, वो तो सही बात है मैडम। हमको क्या है ना कि 2-3 साल की उम्मीद रखने की, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे ये आपने किया वो ट्रेडिंग है, राइट। तो ट्रेडिंग में हम 2-3 साल उम्मीद रखेंगे तो कभी भी फंसेंगे नहीं, क्योंकि अच्छी कंपनियां भी ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल तक एक कैद रहती है रेंज, और 2-3 साल में वो बहुत अच्छे रिटर्न देती है जी। यहाँ पे आपको जल्दी रिटर्न मिल गए, बहुत बार टाइम भी लगेगा, पर फिर भी कोई चिंता नहीं है, मतलब क्वालिटी स्टॉक है, आपको अच्छा मिलेगा ट्रेडिंग में जी। तो थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स सर। थैंक यू टू यू आल्सो। पीयूष सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने बॉन्ड के बारे में बताया, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं, राइट, तो इज इट अ गुड बाय एज पार्ट ऑफ फिक्स्ड security, or should we go for physical gold, or like how should we go for that? Right, मैडम आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अभी के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि अभी जस्ट एक दूसरी सीरीज उनकी लॉन्च हुई, राइट। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे SIP तब से कर रहे हैं जब ऑलमोस्ट अभी जो गोल्ड की कीमत जो है वो 8-1 हजार रुपया थी। तो हम लोग क्या है ना SIP कहते थे सबको, कि बोलते थे हर महीना 1-1 ग्राम लेते जाओ। एक गोल्ड बीज नामक प्रोडक्ट थी बाजार में, गोल्ड बीज ETF है ये, राइट। ये क्या करता था, 1-1 ग्राम आपके बदले गोल्ड ले लेगा, राइट। तो जब 8,000 भाव चलता था, उस समय 800 रुपए में इसका SIP होता था, 10 टाइम्स कम। तो मतलब लोगों को बहुत आसान था 2004-5 में कि अरे वाह, खाली 800,000 भरने का और अपन थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड इकट्ठा कर पाएंगे। तो हम सब दोस्त लोग मिलके इस प्रकार से ETF में काफी हम गोल्ड में निवेश करते थे। और मैंने देखा कि अभी कुछ दोस्त मेरे मिलते हैं, उनके पास करीबन 5 to 6 लाख का गोल्ड खाली ये SIP से इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो 800 में कर रहे थे। अभी सेम गोल्ड 5,000 का SIP चलता है 50,000 भाव के हिसाब से। तो ये कैसे इकट्ठा हुआ, थोड़ा थोड़ा करके वो इकट्ठा कर रहे थे। अगर वो सोचते कि मैं साथ में बड़ा गोल्ड खरीदूं तो उनके लिए उस समय मुश्किल होता। पर ये जो लोग गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, अभी जो मेरे दोस्त थे, मैंने जब रिसेंटली देखा कि मान लो 5 लाख का गोल्ड उनके पास था, 5 लाख रुपए का गोल्ड, ये उनके डिमेट में पड़ा हुआ है मैडम, राइट। अब जिस दिन उनको लगेगा, उनकी भी बेटी है, तो उनको जिस दिन लगेगा कि चलो मेरे को मेरी बेटी को भी गोल्ड दे देना है, तो क्या करेंगे, ये 5 लाख के गोल्ड सेल कर देंगे और सीधा बाजार से रियल 5 लाख के गोल्ड परचेज कर देंगे।
तो मतलब उनका काम आसान है, पर उनको इतने सालों में ये 5 लाख पे दूसरा क्या मिला? कुछ भी मैडम? नहीं। एप्रिशिएशन के अलावा कुछ भी मिला उनको? नो सर, कुछ भी नहीं। लेकिन एसजीबी इतनी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, एकदम बढ़िया, कि हमने क्या किया, उन जो भी दोस्त इकट्ठा कर उनको बोला कि दोस्त तुम ये ईटीएफ बेचो और एसजीएफ ले लो, एसजीबी ले लो। क्यों? क्योंकि सोवरन गोल्ड बॉन्ड में सरकार ने कहा कि आप अगर मान लीजिए 5,000 का गोल्ड लेते हो, 50,000 का लेते हो, तो आपके बदले सरकार खुद उतने का ही गोल्ड रियल में खरीदती है, उसे एसबीआई के लॉकर में रखती है और हमें 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है साल का। अब 2.5% देखो, आप बोल सकते हो क्या 2.5% क्या करने का, लेकिन ये 0 से तो अच्छा है ना। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है और एसजीबी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर महीना थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करो एसजीबी में, ताकि एक अच्छी खासी गोल्ड इकट्ठा हो जाए। ड्रॉबैक इसका क्या है कि मैं अगर रियल गोल्ड लेता हूं तो वो मैं ज्वेलरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट मैडम? एसजीबी को क्या मैं अभी ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं? नो सर, नहीं कर सकते। तो वो एक ड्रॉबैक है, पर उसके सामने सेफ्टी है हमारी, राइट? हालांकि ये लोग भी लॉकर के चार्जेस तो लेते ही हमसे, बट स्टिल जिस दिन मुझे लगे कि चलो आज मेरे पास 2-3 लाख का गोल्ड इकट्ठा हो गया, अब मुझे ये रियल गोल्ड में कन्वर्ट करना है, यहाँ बेच दो और ले लो। इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम आपको फिक्स सिक्योरिटीज में डालने को कहते हैं पैसा, उसका कुछ हिस्सा आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जरूर डालें। एफडी में खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5%। एसजीबी में एप्रिशिएशन हम करीबन 8% की उम्मीद रख सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो, और साथ में 2.5% एडिशन। सो एफडी से तो अच्छा ही है कोई। क्लियर मैडम एकदम? हाँ सर, बस एक और क्वेश्चन था कि जब हम सेल कर रहे हैं तो वो जैसे हम लोग मंथ ऑन मंथ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एसजीबी पे, राइट? और हमको सर्टिफिकेट मिलता है ऑनलाइन, राइट? अच्छा। अब जब हम लोग सेल ऑफ कर रहे हैं, राइट? तो वो सेल करने का लाइक मैंने अभी तक सेल किया नहीं, क्योंकि उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, राइट? हाँ, होता है, लॉक इन पीरियड, हाँ लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का। तो उसके बाद उसके बाद ही सेल कर सकते हैं। तो जैसे मुझे थोड़ा क्लियर करना था कि जैसे हम 8 साल बाद जब सेल करें, लाइक मंथ ऑन मंथ हमने जितने भी लिए हैं, लाइक उसके लिए क्या मतलब एक मंथ बाद हम लोग सेल फॉर एग्जाम्पल हमने लाइक अगस्त से स्टार्ट किया, फिर अगस्त सितंबर। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आप एसआईपी अगर आप फिजिकल लोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें सीरीज अभी स्टार्ट नहीं है। एसजीबी ही बोल रहा है। वो एसजीबी में, पर एसजीबी में आप हर महीना नहीं ले पाओगे अगर आप फिजिकल मतलब सर्टिफिकेट के फॉर्म में ले रहे हो। आपने अभी कैसे लिए हैं, कौन सी बैंक से लिए सर्टिफिकेट? नहीं, बैंक से सर्टिफिकेट मतलब वो जब हम लोग डीमैट से लेते हैं ना, तो एक मतलब मेल में, हाँ मेल में एक सर्टिफिकेट आता है कि लाइक यू हैव, राइट? तो वो मैं तो डीमेट में अगर आप लेते हो ना तो कोई चिंता नहीं है मैडम। डीमेट में असल में आपका कोई लॉक इन नहीं है। देखो, लॉक इन का मतलब क्या है कि सरकार आपसे नहीं लेगी। मतलब आपने आज 1 लाख का गोल्ड लिया, अब सरकार को कहोगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, वापस ले लो लाख का, तो वो नहीं लेंगे। पर उन्होंने डीमेट में जब आपने लिए हुए हैं तो वो ट्रेडेबल है, राइट? मतलब आपको बायर सेलर ऑनलाइन मिलते हैं। तो आपने आज गोल्ड लिए, अगले महीने आपको लगता है मुझे सेल करना है, तो आप शेयर कैसे बेचते हो, सेम वैसे ही आपको एसजीबी बेचना है। बिल्कुल सिंपल है। मतलब इसको सर्टिफिकेट समझो ही नहीं आप। इट इज सिमिलर टू योर शेयर्स। यू कैन बाय डायरेक्टली लाइक योर शेयर्स एंड यू कैन सेल डायरेक्टली लाइक यू आर डूइंग योर शेयर, राइट मैडम? ओके, थैंक यू। या थैंक यू। सो दोस्तों, जो मैं आपको बात बता रहा था कि अब हमें अगले हफ्ते जो सीखना है, जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, राइट? तो मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस क्या है। हम यही डिफरेंस जानेंगे और कितना कमाल कर सकता है अगर ये जीडीपी को हमने समझा। मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 10-15 साल बाजार को गिरना है उतना गिरे, चलना है उतना चले। आपको कभी ये प्रश्न नहीं होगा कि बाजार क्यों गिर रहा है, और आपको ये भी प्रश्न नहीं होगा कि बाजार क्यों चल रहा है, कितना चलेगा। अगर हमने
इकोनॉमिक डेटा को प्रॉपरली समझ लिए. सो नेक्स्ट वीक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द बेस ऑफ होल स्टॉक मार्केट, राइट. तो अगले हफ्ते का असाइनमेंट बिना मिस किए जरूर कीजिएगा, राइट. लेट मी चेक द चैट बॉक्स. कुछ मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिखा है. ओके ओके राइट. पीयूष सर, मेरे को एक छोटा सा इसी के साथ और क्वेश्चन पूछना है. जैसे भी आपने एफडी का बोला, तो म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से सही है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टली इक्विटी से रिलेटेड है. बराबर. मतलब आप जब म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो तो वो नाम म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल इन्वेस्ट किया है, पर वो है तो शेयर बाजार. बिल्कुल. लेकिन सर मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना, 5-6 साल से मैंने म्यूचुअल में वो चल रहा है, तो उसमें भी एक अच्छा पैसा आया हुआ है. तो अब मेरे को उसको फिर मैं रिडीम करके और इक्विटी में कुछ और कुछ उसको मैं एफडी में कर दूं. इक्विटी का पैसा एफडी में क्यों मैडम? नहीं सर, म्यूचुअल फंड है मेरा. हाँ वही, पर म्यूचुअल फंड के इक्विटी में ही है ना वो पैसा. हाँ, इक्विटी में है ना. तो सर मैंने तब लगाया था जब मार्केट का नॉलेज नहीं था. लेकिन अब जैसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो मान लो उसमें मेरे 10 रुपए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ 5 रुपए इक्विटी में कर दें, अच्छी इक्विटी में, और 5 रुपए एफडी में कर दें. मैं ये 100% मैडम, 100% आप कर सकते हो. हाँ, क्योंकि देखो मैडम, आप सीखे हो, और मैं इतना बता सकता हूँ कि आपके रिटर्न जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न आ रहे हैं उसके जैसे ही आएंगे, उससे खराब कभी नहीं आएंगे. जी सर, जी. आप आउट परफॉर्म करोगे आने वाले टाइम में, उसमें कोई डाउट नहीं है. जी. तो मेरा एसआईपी कटता है तो वो भी स्वैप हो जाएगा, उसको फिर हम लोग किसी भी अच्छी इक्विटी में एसआईपी कर सकते हैं. यस. डायरेक्ट इक्विटी क्यों अच्छा है मैडम? क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिविडेंड के बेनिफिट होंगे और एप्रिसिएशन के अच्छे बेनिफिट होंगे. यस सर. मैं ये उम्मीद रखूंगा कि मैं लाख लगाता हूँ, कल मुझे ₹1,00,000 भी डिविडेंड आएगा हर महीने, हर साल का. जी बिल्कुल बिल्कुल सर. ऑब्वियसली ऐसा कर सकते हैं. ठीक है सर. थैंक यू. So thank you very much to each and everyone. दोस्तों, ये जो वीक हमारे लर्निंग थी, ये बिल्कुल बेसिक है. खाली कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने समझे, लेकिन ये मुश्किल बन सकते थे अगर हमने ये नहीं सीखा होता. तो अब हम जो रिसर्च करेंगे वो मुश्किल हो जाते. तो अब मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखे, तो अब आने वाले समय में जो रिसर्च करेंगे वो बिल्कुल आसान रहेगा, राइट. सो चलो, बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को. कल ही मैं सारे एपिसोड आपके अपडेट कर दूंगा और आपका लर्निंग हो जाएगा कल से स्टार्ट, राइट. हेलो सर. या कहिए. अच्छा, आपकी एक बहुत पुरानी वीडियो में देख के आई वाज वर्किंग ऑन सीमेंट सेक्टर. मुझे उस रिलेशन में एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, कहिए ना. अच्छा, जैसे आपकी एक वीडियो थी, हाउ टू फाइंड बेस्ट स्टॉक्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर. हाँ. तो सीमेंट सेक्टर में मैंने वो वर्क किया, उसमें 3 निकाला है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और ग्रासिम. राइट. सॉरी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और ग्रासिम. जी बराबर. मुझे प्रॉब्लम ये है, अल्ट्राटेक जो पुराना मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अल्ट्राटेक पढ़ता हूँ, तो उसमें उसका नाम अल्ट्राटेक नहीं है, वो प्लास्टीन करके कोई कंपनी. इज दैट करेक्ट? सही बात है सर. देखो, अल्ट्राटेक थी ही नहीं. जी. असल में आपने सुना होगा कि एलएनटी ने अपने सीमेंट के कारोबार को बेचा था. हाँ जी. राइट. तो फिर वही है ये अल्ट्राटेक. अच्छा, तो कंपनी प्लास्टीन का जो डेटा है वो मैं अल्ट्राटेक में आई कैन यूज दैट. हाँ, इसमें क्या करने का कि इनके डेटा आपको बहुत पुराने नहीं मिलेंगे जितनी दूसरी कंपनियों के मिलेंगे, क्योंकि इसका जन्म ही कुछ साल पहले हुआ है. ओके. राइट. और अल्ट्राटेक ने उसके बाद क्या किया ना, कि काफी ऑर्गेनिक ग्रोथ किया. मतलब ये अलग अलग कंपनियां खरीदती चली गई और आज इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी हो गई. हाँ, got the best CAGR returns and profit. तो यहाँ पे आप ये तैयार रहो कि आपको डेटा पूरे नहीं मिलेंगे. अच्छा. नहीं, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि अल्ट्राटेक सीमेंट एवरी टाइम मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट कर रहा था, तो सिर्फ प्लास्टीन आ रहा था, तो मैं पड़ गया कि इज दैट करेक्ट और इज इट नॉट राइट, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. राइट. और एक और चीज, अल्ट्राटेक का डेटा हो ना, वो ही लेना. जब से अल्ट्राटेक बनी, क्योंकि उससे पहले जो कंपनी थी, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं था सीमेंट. ओके. राइट. तो हमें जानना है ये सीमेंट की कंपनी बनी, फिर इसने क्या किया. जी. राइट. और एक और चीज बिफोर यू गो, जैसे ग्रासिम है, ठीक है. हाँ. तो ग्रासिम का डेटा मैंने लिया, तो उसमें CAGR मुझे 0 मिल रहा है. बराबर है सर? बराबर है, बिल्कुल सही बात है आपकी. ओके. क्योंकि उनका रेवेन्यू ग्रोथ मैंने देखा तो जो 2015 में था, is more or less the same right now. So उसका CAGR 0 आ रहा है. Is that right? Right. Correct, हिमांशु भाई.
देखो क्या है यहाँ पे, ग्रासिम को आप पहले तो सीमेंट की कंपनी ना गिनो, ओके ओके, क्योंकि ये सीमेंट की कंपनी नहीं है ग्रासिम। ग्रासिम असल में होल्डिंग कंपनी है। ओके, होल्डिंग कंपनी माने जब आदित्य बिरला ग्रुप को सीमेंट में बिजनेस करना था, जी अल्ट्राटेक नाम की कंपनी बनानी थी, जी, तब आदित्य बिरला ग्रुप के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने खुद ने पैसे नहीं डाले, अच्छा, ग्रासिम ने पैसे डाले। ओके तो ग्रासिम इज होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्ट्राटेक। ओके, अब हुआ क्या कि जी। ग्रासिम का जो मेन बिजनेस था, ग्रासिम में आपकी ये जो आदित्य बिरला की दूसरी फाइनेंस की कंपनियां भी आती है, फैशन रिटेल आता है, वोडाफोन भी एक टाइम पे यहाँ पे था, तो ओके, काफी अलग अलग कंपनियां थी, ये होल्डिंग कंपनी हुई, केमिकल के बिजनेसेस है। और इनको सबसे ज्यादा सफलता किधर मिली? इधर, अच्छा, अल्ट्राटेक में, ओके, राइट। अब कोई भी होल्डिंग कंपनी को अगर 50% से ज्यादा टर्नओवर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से मिलता है, जी, तो आपकी वो कंपनी उस सेक्टर में आ जाती है। ओके, मोर देन 50%, या तो मतलब ग्रासिम को जितनी भी उसकी कंपनियां है, जी जी, सबका मिला के ज्यादा टर्नओवर अल्ट्राटेक का आता है, इसलिए ग्रासिम सीमेंट में लिखी हुई है। ओके। तो इसका मतलब सर, जैसे 3 कंपनियां comes on top, Ultratech, Shree and Grasim in that particular order, ठीक है? राइट, तो Grasim ignore करके do I have to go to the next place? करेक्ट सर, उसको गिनो ही नहीं आप, क्योंकि अच्छा, टेक्निकली डेट इज नॉट सीमेंट कंपनी, राइट। ओके, राइट, या ओके, फिर भी हम जब सेक्टर की बात करेंगे ना, इसको डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके ओके सर, थैंक यू ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ अभी बाय बाय कहने का टाइम है, लेकिन कल वापस से नए एपिसोड के साथ मिलेंगे और बढ़िया आगे बढ़ेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन ले देते हैं। बोलो बोलो दक्षिण भाई, क्वेश्चन रहने नहीं देने का। हाँ सर, एक 50 लाख का अगर कॉर्पस है और वो बंदे को चाहिए, उसको फिक्स इनकम चाहिए, वो रिटायर्ड आदमी है, तो इन्यूटी में करना सही रहेगा या परपेचुइटी में करना है? वो एग्जांपल देके उसको समझाना है। बराबर है। देखो, अगर आप एन्युइटी में करते हो, राइट, आपने मान लो कि ये सोचा कि मेरे को हर महीना इतना रुपया चाहिए, आपके पास टाइम कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर किसी की 80 इयर्स एज है, मतलब काफी उनकी एज हो चुकी है, तो वो केस में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि खाली इंटरेस्ट ना ले, वो प्रिंसिपल भी ले। प्रैक्टिकली बोल ही देता हूँ, 55 है, बराबर है, तो 35 तो उम्मीद करेंगे ना हम, लक्ष्य भाई दूसरे, हाँ सॉरी 45 करेंगे, बराबर है। अगर 45 उम्मीद करते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं बोलो? अगर आप ज्यादा जीने वाले हो तो क्या करने का, प्रिंसिपल खाली कर देंगे। 90 नॉर्मली सब बोल सकते हैं कि 85 to 90 तक मैक्सिमम आदमी जीते। बराबर है। देखो तो क्या करने का दक्षय भाई, जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताई वो करो। 12% बाजार से मिलेगा, 6% विड्रॉ करो, सिंपल। कभी फंड खाली नहीं होता, राइट। लेकिन अगर ये ज्यादा होता, मान लो 75 है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हर साल थोड़ा 12% भी उठाते जाओ, ताकि थोड़ा अच्छा पैसा आज भी एंजॉय कर सको। तो ये लॉजिकल है, मतलब जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा रुपया विड्रॉ करते जाओ, जितनी कम है उतना कम विड्रॉ करो, क्योंकि अपने को भी लंबी जिंदगी जीनी है, पैसा रहना चाहिए, बराबर। उसको ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना, और उसको जैसे वो अभी तक सैलरी लेके आया है, हाँ, तो ऐसे ही अपने आप अपने अकाउंट में उतने अमाउंट आ जाए तो कौन सा, बराबर, वही एक जानना था आपसे। हाँ, तो गिन लो ना, बराबर ना, उनको कितना सैलरी है और उनको हर महीना कितना, इतना सैलरी जितना चाहिए तो कितना रुपया चाहिए, क्या उतना है उनके पास, वो देख लेने का। वो एवरी टाइम करना नहीं चाहता है, हाँ, या 8% या 9%, वो पर्टिकुलर ये 50 लाख वो लगा देना चाहता है, उसका पीएफ आया हुआ है, हाँ, तो वो ऐसा लगा देगा कि भाई एवरी मंथ मेरे को इतना मिलता जाएगा, बस मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो बराबर है, बराबर। 50-50 लगाओ ना दक्षय भाई, 50-50 इक्विटी एंड फिक्स सिक्योरिटी, तो क्या सेफ्टी भी हो जाए और बढ़े भी पैसा। वो उसमें तो उसके अकाउंट में हर महीने अपने आप आएगा नहीं ना, ये एफडी का तो आएगा ना। देखो एफडी का उनको 6% हर महीने आएगा, हर साल आएगा, राइट। और इक्विटी में से भी वो हर साल 6% विड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत की तो बात तो है नहीं। ये हुआ आपका विड्रॉल, ये हुआ आपका सेगमेंट, और ये हुआ आपका रेशियो।
सर आपको खुल के ही बता देता हूँ, वो आदमी ऐसा बोल रहा है, यानी जो उसका प्लानिंग ऐसा करना है कि अगर वो ना रहे तो उसकी को भी ये अकाउंट में रेगुलरली मिलता रहे। दक्षिण भाई ये पैसा कब तक मिलेगा बोलो? ये जो विड्रॉल हो रहा है 6-6% ये कब तक विड्रॉल होगा? तो दोनों अराउंड 55 है, तो 85 to 90 इयर्स का एज एक्सपेक्ट करके आप, यही मैं भी पजल हो गया कि भाई ऐसा कैसे कर सकते बाद में। पता नहीं दक्षिण भाई, अब सब भूल जाओ, ये 6-6% उनको तो जिंदगी भर मिलेगा ना, नहीं रहेंगे तो भी उनका कॉर्पस तो वैसा के वैसा रहने वाला है। तो ये हाई सेफ प्लान है उनके लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि देखो फंड खाली होगा नहीं, जब तक जी रहे तब तक पैसा मिलेगा अपने को। लेकिन वो बेटा बेटी है नहीं, तो जीने के बाद अगर कोई कॉर्पस रह गया तो वो यूजलेस है। बराबर है। हाँ, तो फिर ज्यादा विड्रॉ करो। फिर यहां मैं 12 लिख देता हूं, क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा बाद में नहीं चाहिए, तो आप ज्यादा विड्रॉल करते जाओ ना। बराबर है। इन्यूइटी का अगर 55 एज है तो 30 साल का इन्यूइटी का प्लानिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, फिक्स मिलता जाए। यस कर सकते हैं ऐसा। पर आप देखो, आप उनके साथ बैठ के आपको प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड सब देखना चाहिए, राइट? और एकदम सिंपल रखो प्लान, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये किया तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। बराबर है दक्षिण भाई? ऐसा रहेगा कि तो किसी भी संस्था को दान कर दे उनके मरने के बाद, और जब तक जिंदा है तब तक उनको हर महीने परपेचुइटी के हिसाब से जो भी फिक्स है वो मिलता रहे। बराबर है। और वो विल में लिख के जाना चाहता है कि जो मेरा बाकी का रहेगा वो चाइल्ड होम में चला जाएगा। बराबर है। तो क्या 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 वो करना सही रहेगा? ये बताया ना आपको दक्षिण भाई, 12 and 6 विड्रॉल, जो फंड बचा वो सीधा डोनेशन में चला जाएगा। फंड तो बचने ही वाला है, जो मेन कैपिटल है वो यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा है। फिक्स सिक्योरिटी का भी पैसा वैसा है, इक्विटी का भी पैसा ऐसा है, और इसमें से 12, इसमें से 6 वो हर साल विड्रॉ कर रहे हैं। तो मतलब खुद भी अच्छी लाइफ जी रहे, पीछे भी फंड छोड़ के जा रहे हैं। बराबर ना? सिंपल रखो एकदम, राइट? ओके। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक, राइट? या चलिए।